है। ये दो प्रॉपर्टी होंगी तो उसको मैटर कहेंगे। और मैटर की दो क्लासिफिकेशन, वन था सॉलिड्स एंड अदर वन वाज फ्लूइड्स, सॉलिड एंड फ्लूइड्स। तो सॉलिड और फ्लूइड के बीच में क्या अंतर है वो जानेंगे सबसे पहले, फिर हम स्टडी करेंगे लिक्विड्स को, है ना। फ्लूइड्स में भी दो चीजें होती है बेटा, एक तो गैस एंड एक लिक्विड्स। तो मैटर को डिवाइड किया गया था दो टुकड़ों में, मैटर वाज सॉलिड एंड फ्लूइड्स। फ्लूइड्स के फिर फर्दर दो क्लासिफिकेशन, लिक्विड्स एंड गैसेस। अब हम क्या पढ़ेंगे, वी विल बी स्टार्टिंग विद फ्लूइड्स, कि फ्लूइड क्या होता है उसको कोरिलेट करेंगे सॉलिड के साथ। फिर पढ़ेंगे डेंसिटी क्या होती है, और पर्टिकुलरली मास डेंसिटी। मास डेंसिटी की एक दो डेरिवेशन है वो करेंगे। देन वी विल स्टडी अबाउट प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर को डिफाइन कैसे करते हैं, प्रेशर की प्रॉपर्टीज क्या हैं, और टाइप्स ऑफ प्रेशर क्या होती हैं। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के तरीके से हम प्रेशर को डिफाइन करते हैं, एक पर्टिकुलर अलग अलग तरीके के डेटम लेकर, है ना। डेटम मतलब जहाँ पे प्रेशर जीरो मान ले। तो ये सब हम आज करने वाले हैं। तो कंसेप्ट ऑफ फ्लूइड क्या होगा, मास डेंसिटी क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्रेशर एंड टाइप्स ऑफ प्रेशर, ये चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो टू स्टार्ट विद वी विल फर्स्ट लुक एट कि सॉलिड और फ्लूइड्स के बीच में डिफरेंस क्या है। तो अभी हमने सॉलिड्स को ताजा ताजा पढ़ा था, क्या था कि ऑन द एप्लीकेशन ऑफ शियर स्ट्रेस, उसमें क्या शियर फोर्स अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, एक फोर्स ऐसा है जो शियरिंग नेचर का है, तो उस फोर्स की वजह से एक सॉलिड के अंदर डेवलप होंगे शियर फोर्सेस, ठीक है। डिफॉर्मेशन होगा, बिल्कुल होगा, ऐसा टिल्ट हो जाएगा ये वाला, ऐसा ऐसा हो जाएगा। और डिफॉर्म शियर स्ट्रेस क्या था, ऐसे थीटा है ना, दिस थीटा वाज कॉल्ड एज शियर स्ट्रेस। तो थीटा डेवलप होगा यानी कि डिफॉर्मेशन डेवलप होगा, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ये हमने सॉलिड के बारे में जाना, ठीक। लेकिन ये डिफॉर्मेशन एक फाइनाइट वैल्यू का होगा, हमेशा इसकी एक फाइनाइट वैल्यू होगी। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स देयर विल बी फाइनाइट डिफॉर्मेशन इन द सॉलिड्स, लिमिटेड वैल्यू होगी, ठीक है। यानी कि डिफॉर्मेशन अकर्स बट डज नॉट कंटिन्यू टू इंक्रीज विद टाइम। डिफॉर्मेशन एक बार हो गया, जब तक फोर्स नहीं बढ़ाओगे तब तक डिफॉर्मेशन की वैल्यू रहेगी फिक्स्ड। तो ये बातें हो गई सॉलिड्स के बारे में। अब लिक्विड्स के बारे में क्या होगा, या फ्लूइड्स के बारे में, कि जब आप किसी भी फ्लूइड के ऊपर एक शियर स्ट्रेस लगाओगे, यानी कि शियरिंग नेचर का कोई फोर्स लगाओगे, तो क्या होगा कि शियर स्ट्रेस इनमें डेवलप ही नहीं होगा, दे विल नॉट रेजिस्ट एनी सॉर्ट ऑफ डिफॉर्मेशन। ये हमेशा क्या होगा, जैसे ही शियर फोर्स लगा वैसे इनमें डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा, एंड दैट डिफॉर्मेशन कंटिन्यूज ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम। एक बार फ्लूइड पे शियर फोर्स लगाओ तो उसको ये मतलब नहीं है, दैट डज नॉट प्रोड्यूस एनी रेजिस्टेंस टू शियरिंग फोर्सेस, ठीक है। शियरिंग फोर्सेस से रेजिस्टेंस तो होगा, ऐसा ये गलत स्टेटमेंट होगा अगर हम बोलें कि शियरिंग रेजिस्टेंस नहीं होगा, रेजिस्टेंस होगा, बट दिस डिफॉर्मेशन विल कंटिन्यू ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग विदाउट इंक्रीजिंग द फोर्स वैल्यू। यहाँ पे सॉलिड्स में क्या था, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ फोर्स एक गिवन वैल्यू ऑफ डिफॉर्मेशन होगा, जब तक फोर्स नहीं बढ़ाओगे डिफॉर्मेशन की वैल्यू फिक्स रहेगी। लेकिन फ्लूइड्स में क्या है, फोर्स लगाए रखो डिफॉर्मेशन बढ़ता ही चला जाएगा विदाउट इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। अब इसको स्टडी करेंगे, जैसे आप समझना, जैसे आप पानी के ऊपर जब छोटे थे तो कागज की नाव तैराते थे ना, उसको उस जो टॉप मोस्ट लेयर है उसको इमेजिन करो, वो लेयर आपकी ना एक गिवन फोर्स से मूव करती जाएगी। अगर आपने उसके ऊपर कोई फोर्स लगाया उस टॉप मोस्ट लेयर पे, तो वो रेजिस्टेंस इतना होगा कि केवल थोड़े बहुत शियर स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, लेकिन डिफॉर्मेशन कंटिन्यूस रहेगा। फोर्स लगाए रखो, डिफॉर्मेशन कंटिन्यूस। कभी भी पानी है या फिर कोई भी लिक्विड है वो किसी सॉलिड की तरह बिहेव नहीं करेगा। इन दोनों के इंटरमीडिएट पे लेके आता हूँ आपको, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स को अच्छे समझने के लिए। आपने कभी जेली वाली टॉफी खाई है, जैसे यस पिचकू सी सर। जेली टाइप की टॉफी होती है, ठीक है। वो यस सर। वो इन दोनों के बीच जैसा है, देखो। उस जेली वाली टॉफी को रखो और ऊपर हाथ ऐसे वो करोगे तो आप देखोगे उसमें डिफॉर्मेशन आ रहा है ना। लेकिन लिक्विड अगर होती वो, तो आप उसको जब ऐसे पुश करोगे हाथ के तो वो ऐसे बह जाएगी कंटिन्यूअसली, जब तक फोर्स लगाए रखो कि कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन आता रहेगा। तो ये डिफरेंस है सॉलिड्स और फ्लूइड्स के बीच में। अब फ्लूइड्स की एक सब कैटेगरी होगी जिसको हम बोलेंगे लिक्विड्स, और उसके बारे में पढ़ेंगे आफ्टर आंसरिंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो अब ये आंसर आप चैट बॉक्स में करेंगे सभी बच्चे, सभी बच्चों का पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। और ओनली इन द चैट बॉक्स, सॉरी चैट बॉक्स नहीं, ओनली इन द पोल, चैट बॉक्स नहीं भाई, पोल में। पोल लॉन्च कर रहा हूँ, ऑप्शन ए बी एंड सी एंड डी, देखते कितने बच्चों को समझ आया।
अभी तक आ रहे हैं बच्चे यार, ये बड़ी दुखदायी स्थिति है कि आप सब लोग ज्वाइन नहीं कर पाते हो। हाँ, कुछ एक ये भी इशू है कि आप स्टार्ट ही 7 बजे करते हो स्टार्ट ज्वाइन करना, तो अगर क्लास 7 बजे है तो हमें शायद 2 मिनट पहले स्टार्ट करेंगे तो टाइमली ज्वाइन कर पाएंगे। अब क्लास 7 बजे, 7 बजे तक तो सोचते रहोगे अरे हाँ क्लास है 7 बजे है, फिर 7 बज गए, अच्छा अब मैं क्लिक करूंगा, अब मैं ज्वाइन करूंगा, तो 2 मिनट तो वैसे ही बीत जाएंगे तुम्हारे, है ना। ये नहीं करना, 2 मिनट पहले स्टार्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन सॉलिड्स इफ वी अप्लाई सीएस टेस्ट डिफॉर्मेशन अकर बट डज नॉट इंक्रीज विद टाइम। ठीक बात है। इन लिक्विड ऑन एप्लीकेशन ऑफ सीएस टेस्ट डिफॉर्मेशन इंक्रीजेज विद टाइम। दोनों बात सही है, तो मतलब स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। करेक्ट, ऑप्शन सी। सॉलिड के अंदर डिफॉर्मेशन Yes, sir. आएगा, लेकिन वो इंक्रीज टाइम के साथ नहीं करेगा, वो इंक्रीज किसके साथ करेगा, फोर्स के साथ। फोर्स के साथ। जब Force फोर्स के की साथ। वैल्यू बढ़ा दोगे तो डिफॉर्मेशन इंक्रीज करेगा, नहीं तो कितने भी टाइम तक बैठे रहो डिफॉर्मेशन फिक्स्ड ही रहेगा। और लेकिन फॉर अ गिवन फोर्स लिक्विड के अंदर विदाउट इंक्रीजिंग द फोर्स टाइम के साथ डिफॉर्मेशन इंक्रीज करता ही चला जाएगा। यही इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, इसी को बोलेंगे स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो हमें मिले 19 वोट इसके लिए, उनमें से 18 वोट सही आंसर को सपोर्ट करते हैं और एक भूला भटका वोट है वो गलत आंसर के। तो ये काफी अच्छी स्थिति है क्लास की, शाबाश। ठीक है, सभी के लिए थैंक यू आप लोगों का आंसर करने के लिए और समझने के लिए, क्योंकि फायदा तुम्हारा है। अब बात करते हैं डेंसिटी, मास डेंसिटी। मास डेंसिटी का डेफिनेशन क्या बोलता है बेटा, कि एक गिवन वॉल्यूम में कितना मास आ जाएगा उसको बोलेंगे मास डेंसिटी। हिंदी में हो गई बात ये, एक मग्गा मान लो है, उसमें मैं कोई सब्सटेंस भर रहा हूँ, कोई लिक्विड भर रहा हूँ, तो उस एक मग्गा लिक्विड में कितना मास होगा वही उसकी मास डेंसिटी या फिर मास पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लूंगा, तो उसको कहेंगे मास डेंसिटी। द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम को ही कहा गया मास डेंसिटी, या फिर इन जनरल टर्म्स इसको डेंसिटी भी बोल देते हैं। ठीक है, यस सर। और हिंदी में पढ़ने वालों के लिए होता है घनत्व, कितना घनत्व है, यानी कितनी ज्यादा उसमें घनता है, कितने घने घने पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो अब बाय द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी इटसेल्फ हम क्या करेंगे, डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रो से। इट इज अ ग्रीक सिंबल है ना, इसको बोलते हैं रो, RHO, रो। ठीक है, रो ले। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम m/v रख देंगे। इसका SI यूनिट क्या होगा, मास का किलोग्राम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज SI यूनिट ऑफ द डेंसिटी। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूं तो क्या होगा, मास का m1 ml-3 ml-3 और T0, टाइम के साथ कोई डिपेंडेंस नहीं है, तो ml-3 T0। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। अब कुछ कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है जो हम लोगों को याद होनी चाहिए, जो बार बार इस चैप्टर में आएंगी। एक तो आएगी डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये कहाँ डिफाइन होती है, किसी को याद है कब किस टेम्परेचर पे ये डेंसिटी होती है बेटा, एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये होती है डेंसिटी ऑफ वाटर विच इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ मरकरी 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ एयर एट स्टैंडर्ड एसटीपी पे अगर हम एयर की बात करें तो उसको बोलेंगे 1.225 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक, अब चलो आगे बढ़ते हैं। सर पर ये से 4 डिग्री पे मतलब ये 1000 kg क्यों है पर मीटर? 4 डिग्री पे मेजर किया गया तो ऐसा पता चला कि ये मैक्सिमम वैल्यू जो वाटर की डेंसिटी की हमें अचीव हो रही है दैट इज एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब उसको मेजर कर लिया गया प्रैक्टिकली, तो वो 1000 निकल के आई और जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो 1000 थी। तो ये ऑब्जर्वेशन थे। वैसे आप लोगों को मजे की बात बताऊं, वाटर के 15 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, हम लोग आइस बोलते हैं ना, आइस इज लाइटर देन वाटर। आइस भी 15 तरीके की हो सकती है, यानी कि वाटर कैन क्रिस्टलाइज इन डिफरेंट 15 फॉर्म्स। अलग अलग फॉर्म जो
तरीके का क्रिस्टलाइजेशन होगा, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग होगा, और क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग है तो जाहिर सी बात है उसकी डेंसिटी भी अलग अलग हो सकती है। तो वाटर इज सच ए क्रिस्मेटिक लिक्विड जो नेचर में इतना अबंडेंट है और इसकी इतनी डाइवर्सिफाइड प्रॉपर्टीज है, बट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी 11वीं के बच्चों के को मद्देनजर रखते हुए हम पढ़ लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इस चीज को याद रख लोगे तो आपकी ज्ञान की गरीबी थोड़ी कम हो जाएगी। वैसे तो आप सबको याद है, पर मेरे जैसे जो गरीब लोग हैं ज्ञान में, उनकी ज्ञान की गरीबी थोड़ी कम हो जाएगी बाय रिमेम्बरिंग दिस थिंग। और 1000 क्यों आया बेटा? संजना पूछ रहे थे सर ये 1000 क्यों आया? क्योंकि हमने मेजर किया तो इत्तेफाक से ये 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ गया एक्सपेरिमेंटली। ओके सर। चलो अब बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर व्हेन मास ऑफ द फ्लूइड्स वर गिवन इक्वल। अब क्या कर रहे हैं, देखो डेंसिटी हमने डिफाइन कर लिया, अभी हम बात करते हैं न्यूमेरिकल में क्या क्या आ सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बोलता हूं कि बेटा हमारे पास दो लिक्विड है, राइट? एक ये है, इसका m1 मास है, इसकी ρ1 इज द डेंसिटी। ये भरा हुआ है एक जार 1 में, ठीक है, ये लिक्विड भरा हुआ है। दूसरा लिक्विड है ये वाला, जिसका मास m2 है, इसकी डेंसिटी ρ2 है, और ये भरा है इस नीले रंग के जार में। अब मैं इन दोनों को मिक्स कर देता हूं और इस रेड कलर के जार में भर देता हूं। ठीक है, तो क्या होगा, ये मिक्स होके कुछ ऐसा सा बन जाएगा, कुछ ब्लू पार्ट और कुछ ग्रीन पार्ट। तो ये मिक्स होके देयर विल बी अ मिक्सचर ऑफ ब्लू एंड ग्रीन लिक्विड। तो ये आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, इसमें भरा हुआ है। तो अब आपसे पूछा कि यहाँ पे मास, तो आपको पता है मास तो भैया ऐड हो जाएगा, टोटल मास विल बी m1 प्लस m2। अब यहाँ की जो डेंसिटी होगी रो, दिस रो की वैल्यू बता दो, ये रो क्या होगा? When the mass of the fluids were given equal, mass of the fluids were given equal का मतलब क्या होगा कि when m1 is given equal to m2, ये दो अलग अलग टाइप के लिक्विड थे, इन दोनों का मास बराबर था। अब आपको नेट फाइनली डेंसिटी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? बाय द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी क्या करेंगे बेटा? हमें पता है नेट डेंसिटी यानी कि वो क्या होगा, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो इसका V1 बोल दें, दूसरे का V2 बोल दें। मान लो इसकी V1 वॉल्यूम थी, इसकी V2 वॉल्यूम थी। ठीक है बेटा, अब मैं बोल रहा हूं कि ये रख लेता हूं, फिर इसमें क्या करेंगे, m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय V1 को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम। भाई डेंसिटी की डेफिनेशन देती है कि रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वी कैन राइट वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी, है ना। तो V1 को लिख दूंगा m1 अपॉन ρ1 और V2 को लिख दूंगा m2 अपॉन ρ2। ठीक है, अब मुझे m1 इज इक्वल टू m2 ये गिवन वैल्यू है, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन ये स्टेटमेंट में दे दिया, तो इसकी वैल्यूज रख लेता हूं। तो ऐसे क्या करूंगा, m प्लस m डिवाइडेड बाय m अपॉन ρ1 प्लस m अपॉन ρ2। ठीक है, अब m कॉमन ले लोगे तो फाइनली क्या आंसर मिलेगा आपको? फाइनली आंसर मिलेगा, नीचे बच जाएगा ρ1 प्लस ρ2 और इनका जो एलसीएम आता वो ऊपर चला जाएगा, वो रहेगा 2 ρ1 ρ2 तो एलसीएम से आ रहा है, और 2 ये m1 m प्लस m करोगे तो 2 उसका आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे देन यू विल बी गेटिंग रो इज इक्वल टू दिस थिंग। जब मास बराबर दिया हो कि दो इक्वल मासेस हैं वो मिक्स हो रहे हैं, तो द एग्रीगेट डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर विल बी ρ1 प्लस 2 ρ1 बाय ρ1 प्लस। ठीक है, चलो अब देखो दूसरा क्या हो सकता है, व्हेन वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड्स वर गिवन इक्वल, जब वॉल्यूम बराबर दे दिया जाए। तो वॉल्यूम बराबर देंगे, फिर से वही चित्र ड्रॉ कर लो, है ना। इसका क्या है, m1 ρ1 v1। ठीक है, सिमिलरली फिर ये करेंगे m2 ρ2 v2, और थर्ड में जाके ये मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बोला कि यहाँ पे रो क्या आएगा वो बता दो। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि v1 इज इक्वल टू v2 है,
तो ये तो एक स्टेप कम हो गया ना, बल्कि क्या करना है हमें, एग्रीगेट डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, मास m1 है, दूसरा m2 है, और वॉल्यूम को क्या लिखा था हमने, m1/ρ1 m2/ρ2। ठीक है, लेकिन अब सर हम क्या वॉल्यूम कर को सकते चेंज करेंगे, सर वॉल्यूम को चेंज नहीं करेंगे, मास को करेंगे ना। हम मास को चेंज कर लो तो इजीली कट जाएगा, ये स्टेप खत्म कर लेंगे, नहीं तो फिर लंबा पड़ेगा। ठीक है, हम मास को लिख लेंगे, ऊपर जाएंगे, रो इज इक्वल टू m/v था, तो वी कैन राइट m इज इक्वल टू रो इंटू वी। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, m1 को लिख देंगे रो1 v1, इसको रो2 v2, और नीचे v1 प्लस v2। अब v1 इज इक्वल टू v2 क्वेश्चन बोल रहा है ना, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, यानी v दोनों साइड से कॉमन लेके और काट देंगे, या इसका मतलब आएगा ऊपर का v कॉमन, रो1 प्लस रो2 डिवाइडेड बाय 2v, तो ये v से v उड़ गया, तो फाइनली आपको मिला नेट या फिर एग्रीगेट डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर विल बी रो1 रो2 बाय 2। तो ये आपका मिल गया अरिथमेटिक मीन। ठीक है, और ये शायद ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं इसको, नहीं सर, हार्मोनिक नहीं, हार्मोनिक। हार्मोनिक मीन, सॉरी, यस। और ये हो गया अरिथमेटिक मीन। अब ये दोनों क्वेश्चन हो गए, इसके बेसिस पे इसका आंसर दे दो अब तुम लोग, चैट बॉक्स में नहीं, उसी में पोल दोबारा लॉन्च कर रहा हूँ, मन में सोच लो जो जो तेज बच्चे हैं, चीता बच्चे, और बाकी हम अब भी टारगेट करेंगे कि मैक्सिमम बच्चे सही आंसर दे, जैसा आपने पीछे किया था ना, पिछले में क्या था, 19 स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड, 18 सही आंसर दिया था, तो अब हम लोग उस स्टैटिस्टिक्स को और ऊपर ले जाएंगे, वी विल ट्राई टू इम्प्रूव अवर क्लास परफॉर्मेंस, है ना। चलो लाइव है आपका पोल, आंसर करो। सर सेम प्रोपोर्शन बाय मास है या बाय वॉल्यूम? तुम सोचो, दोनों से कर लेंगे हम, दो आंसर करेक्ट ले लेंगे, क्या हो गया, तुम करो जो तुम्हारा मन करे और फिर बताना कि इसमें क्या है। प्रोपोर्शंस का मतलब इन जनरल क्या होता है वो भी आपको समझ आएगा। Density of mixture is rho when fluids of density rho1 rho2 are mixed in the same proportion. ये नोट्स ग्रुप में भेज दीजिएगा प्लीज। क्या बेटा? सर ये वाले नोट्स भेज दीजिएगा, जो आपने भेजा था ना वो नोट्स हाँ। सॉलिड वो मैंने हाँ। पढ़े थे, पर डेंसिटी के बारे में नहीं बताया गया था। जैसे पैस्कल लॉ था और सर वो अलग लॉ थे ना सर, वो हाँ। तो थे पर ये डेंसिटी के बारे में नहीं था सर। नहीं, ये सॉलिड्स नहीं बेटा, फ्लूइड्स चैप्टर चल रहा है, आज तो नया है। फ्लूइड्स पढ़ा था मैंने सर। अच्छा 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 अच्छा, उसमें अच्छा उन नोट्स में नहीं था, ठीक है भेज दूंगा, ठीक है। अच्छा, आप शॉर्ट नोट्स की बात करो, मेरे लगा ये बात, ठीक है। यस सर, ठीक थैंक है, यू सर। शाबाश, देखो पढ़ भी रहे हैं बच्चे, जो नहीं पढ़ रहे वो समझ जाओ तुम, है ना। बच्चे शॉर्ट नोट्स भी पढ़ के आ रहे हैं, तो तुम सबसे रिक्वायर्ड था वो तुम्हें भूल ही गया पूछना कि आपने शॉर्ट नोट्स पढ़े कि नहीं पढ़े। तो भाई शाबाश, है ना, व्योम ने पढ़ लिए हैं, फायदा है। देखो अब ये सेम प्रोपोर्शंस का मतलब होगा बेटा, देखो अगर हम सोचेंगे ना, सेम प्रोपोर्शंस का मतलब है कि मास इक्वल है, व्हेन दे आर मिक्सड इन सेम वॉल्यूम लिखता तो बात करते, बट इन जनरल अगर ऐसे ओपन लिखा है तो मास हम लोग बराबर लेंगे, क्योंकि मास इज द क्वांटिफायर ऑफ मैटर, कभी भी वॉल्यूम की बात नहीं करते, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास, तो हम लोग मास के टर्म्स में क्वांटिफाई करते हैं मैटर को कि मास बढ़ रहा है, तो सेम प्रोपोर्शन इन जनरल अगर मास की बात करेंगे तो फिर क्या आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट मान लेंगे। ऑप्शन ए भी सही होता, लेकिन ऑप्शन बी इन दोनों के अंदर ज्यादा सही है। ठीक, ओके सर। सर मेजॉरिटी ने किसे बताना करा? एक बार। अभी बताएंगे। अभी देखो 1 वोट बढ़ गया हमारी क्लास का, पिछले 19 वोट थे, अब जो है, अब देखो स्टैटिस्टिक्स है बेटा, 20 वोट्स ऑप्शन ए के लिए है 10 वोट, और ऑप्शन बी के लिए है 9, ऑप्शन बी भी 10 वोट, और ऑप्शन डी के लिए 1 वोट, तो इन टोटल 21। तो हमारा क्लास पार्टिसिपेशन तो इम्प्रूव हुआ, और मैं ए और बी दोनों को सही मान लेता हूँ, ये सभी बच्चे सही है, ठीक है। तो अब आपको एक चीज पता चल गई, तो 20 स्टूडेंट्स आर करेक्ट एंड
एक ये भोले भटके हैं जिनका मुझे उम्मीद है कि बटन गलती से दब गया होगा, तो मैं इनको भी सही मानता हूँ। ठीक है, तो ओवरऑल वी आर सर करके इम्प्रूविंग। बता देना एक बार। क्या पीयूष कुछ पूछे? सर ए वाला कैसे करेक्ट होगा? अगर वॉल्यूम देंगे तो, अगर वॉल्यूम देंगे इक्वल वॉल्यूम तो इसको करेक्ट बोलेंगे, है ना। बट इन मोर ज्यादा करेक्ट है मास के टर्म्स में। तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ यार, ये तो बोल रहा हूँ कि तुम सबने सोच के किया है ए और बी, तो मैं वैसे बोल ले रहा हूँ कि करेक्ट हो तुम सब लोग, बट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अब क्या करो, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो लिखी हुई है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको पढ़ो, सोचो क्या बोल रहा है, फिर मैं आपको बताऊंगा। वाटर के रिस्पेक्ट में देखते हैं 4 डिग्री सेल्सियस यूज टू नेट। सर रिलेटिव डेंसिटी और इसमें क्या अंतर होगा? बताते हैं, अभी बताते हैं। Specific gravity, also called as relative density, is the ratio of density of a substance to that of a standard substance। ठीक है, तो ऐसा करना क्यों पड़ा हमें? पहले आप ये समझो कि ये स्पेसिफिक ग्रेविटी जैसी चीज हमें डिफाइन ही क्यों करनी पड़ी। हल्की चीजें तैरती हैं कि भारी चीजें तैरती हैं? हल्की। सर हल्की हल्की चीजें। है सर, लाइट वेट वाली। जिनकी ओवरऑल डेंसिटी है ना, अब नेट डेंसिटी कंपेयर Density, करो, तो जो डेंसिटी अगर कम आ रही है जिस फ्लूइड में तैरना है उससे, तो चीज इन जनरल तैरेगी। जैसे अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐसे तो पानी का जहाज भी तैरता है, बट अगर जहाज की डेंसिटी निकालोगे इन कंपैरिजन टू वाटर, तो वो कम ही आएगी ना। वो हम लोग करेंगे बाद में, तो ऐसा टेंशन नहीं लेंगे। अब हल्की चीजें तैरती हैं, तो पहले जमाने में क्या रहा होगा भाई, फिजिक्स तो हम अब पढ़ रहे हैं ना, चीजों को क्वांटिफाई हम कर रहे हैं, लेकिन चीजें तो जन्म जन्मांतरों से तैरती आई है ना। जिसको डूबना है डूब गया, जिसको तैरना है तैर गया। तो ऐसी चीजें हमने ऑब्जर्व करी। अब उस चीज को क्वांटिफाई करने के लिए आप यूज कर सकते हो स्पेसिफिक ग्रेविटी को। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है 1 से, तो चीज तैरेगी, और स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 1 से ज्यादा है तो चीज डूबेगी। इतना सिंपल डूब जाएगी। कंसेप्ट कर लिया, और इसी को बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। और अगर बराबर है तो क्या होगा, तो तैर भी ना तैरेगी ना डूबेगी, उसमें कहीं बीच में घूमती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब देखो, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये है फॉर लिक्विड्स। लिक्विड्स के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस से कंपेयर करके डिफाइन करते हैं। अब बोलोगे गैसेस के लिए, तो गैसेस के लिए हम क्या करते हैं, एसटीपी पे जो एयर की डेंसिटी है, रो एयर एट सर एसटीपी 4 डिग्री सेल्सियस पे क्यों लेते हैं वाटर को? मैक्सिमम है ना, इसलिए 1000 है। सर इसका मतलब ऐसे आप देखो, अब आपका पूछने का मतलब ये है कि सर किसी और टेम्परेचर पे क्यों नहीं लिया। एक लॉजिकल क्वेश्चन ये सर। हो सकता था कि सर आप ज्यादातर चीजें तो रूम टेम्परेचर पे रहती है, तो फिर आपने डेंसिटी ऑफ वाटर को रूम टेम्परेचर पे क्यों नहीं लिया। यस सर। ठीक है, तो इसका आंसर है ना, ऐसे एग्जैक्ट आंसर कुछ नहीं होगा इसका। जो कंसेप्ट डेवलप हुआ वो इसी तरीके से डेवलप हुआ, और शायद इसको डेवलप करने के लिए ये रीजन रहा होगा कि 1000 किलोग्राम एक सिंपल वैल्यू है इन कंपैरिजन टू 998, है ना। वो जो रूम टेम्परेचर उस पर 998 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। शायद इंजीनियरिंग के, अगर आप इंजीनियरिंग के लिए कुछ चीज डेवलप कर रहे हो तो मैं यही वैल्यू लूंगा, बट 11th में अब हम बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा इसमें ले लेते हैं, बट ये कंसेप्ट वाइज भी यही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब डेवलप हो रहा होगा तो ऐसा ही कुछ रखा कि 1000 सिंपल वैल्यू है, जस्ट टू कीप इट सिंपल, ऐसा रख दिया गया। और रखने में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, देखो ये 1000 और 998, दिस इज नॉट ए, ये बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है। एंड द एरर्स इंड्यूस्ड इन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन विल बी फार लेस। जो एरर्स आएंगे इसको 998 ना लेके 1000 लेने में, वो काफी कम रहने वाले हैं, इसलिए इसको ऐसा ले लिया गया होगा। ठीक है, चलो अब ओके ये हो सर, गया। थैंक यू। अगर ये लिक्विड की बजाय गैस रही होती तो उसको हम कंपेयर करते डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट एसटीपी।
राइट। तो एसटीपी पे एयर की जो डेंसिटी रहेगी वी वुड हैव कंपेयर्ड इट विद द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, तो वो हो गया हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर गैसेस। चलो अब ये क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करेंगे हम सब लोग, फिर देखते हैं क्या है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लाइव है आपका पोल, और ट्राई करो। जो अब तक दो ही चीज पढ़ी है, डेंसिटी का कंसेप्ट और स्पेसिफिक ग्रेविटी का यानी कि रिलेटिव डेंसिटी का, दोनों को यूज करो एंड गिव मी द आंसर। पोल में आंसर देंगे, 5 मिनट का पूरा टाइम लो, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए। लास्ट क्वेश्चन में पार्टिसिपेशन वाज 21 स्टूडेंट्स, है ना, और सभी लोग सही चल रहे हैं अभी तक, तो डटे रहो। अभी 21 को हमें बढ़ाना है, देखते हैं इस बार कितने बच्चे आंसर करते हैं। ABCD क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आंसर करना है पोल में, खुला टाइम है 5 मिनट का, सब लोग। सर P16 आ रहा है और P2 2 आ रहा है। पोल में आंसर करेंगे बेटा। सर कर दिया। हाँ, तो ऑप्शन ABCD में से जो आपको सही लगता है। यस सर। अभी तक 11 बच्चों ने वोट किया है, ठीक है, हमें 21 से ज्यादा वैल्यू चाहिए, है ना। हम 40 लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, तो अभी तक पार्टिसिपेशन इतना अच्छा हुआ नहीं है कि मैं बोल सकूं कि हाँ अब सही है ना, ऐसा बोलने वाली अभी स्थिति आई नहीं है। तो आप सब लोगों के साथ की जरूरत है, तभी सबका साथ और सबका विकास हो पाएगा। Two substances of relative densities ρ1 and ρ2 are mixed in equal volumes. The relative density of the mixture is 4. When they are mixed in equal masses, the relative density of the mixture is 3. The value of ρ1 and ρ2 are, ठीक है बेटा। अब पहले सारा खेल, पहले सारी बातें हो रही है इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, है ना, बाद में आपको डेंसिटीज पूछ लिया है डायरेक्टली। 21 स्टूडेंट्स हो गए हैं, अभी कुछ और बच्चे वोट करो, देखते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा ये क्वेश्चन। करो भाई, खाली ना बैठो। सही है ना। अच्छा, कुछ बच्चे तो यूज करते होंगे सोक्रेटिक टाइप की एप्स को, सोक्रेटिक हो गया, डाउटनट हो गया, गूगल हो गया, है ना, जस्ट टू आंसर द क्वेश्चंस एंड टू बी ए गुड गाय इन द बुक्स ऑफ फिजिक्स सर, है ना, फिजिक्स के सर की किताबों में एक अच्छा बच्चा बनने की कोशिश में कुछ बच्चे गूगल यूज करते होंगे, बट वो लोग ये ध्यान रखें कि गूगल बाबा विल ओनली बी अवेलेबल अंटिल यू आर इन योर कंफर्टेबल स्पेस। जैसे ही तुम जाओगे स्कूल में, जैसे ही जाओगे जेई का पेपर देने,
तो सब चेकिंग करके सब रखवा लिया जाएगा, और गूगल बाबा को तुम यू विल मिस हिम लाइक एनीथिंग, है ना। चलो अब डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। 21 का माइलस्टोन हमारा लास्ट टाइम था, नाउ वी आर एटलीस्ट 26 वोट्स। 26 वोटों में से ऑप्शन ए को मिलते हैं 20, ऑप्शन बी को मिलते हैं 2, ऑप्शन सी को मिलते हैं 2 एंड ऑप्शन डी को मिलते हैं 2। ठीक है, तो अब मैं मान सकता हूँ जैसा आप लोग परफॉर्म कर रहे हो कि ऑप्शन ए ही सही है, मैं तुम लोगों पे बेट कर सकता हूँ कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो अब देखते हैं होगा क्या। सर सी के कितने हैं? सर एक क्वेश्चन पूछना था इसमें। ऑप्शन सी के, आवाज नहीं आ रही बेटा, एक बच्चा बोलो। सर ऑप्शन सी के कितने हैं? सी के 2, ओके सर। डी के भी 2, ये लिख दिया ना मैंने, बी के भी 2 और ऑप्शन ए के 20 बच्चे हैं और 27 बच्चों ने वोट किया है। अब ऑप्शन ए 21 हो गया है। ठीक है, तो अब देखो, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। तो ये तो अच्छा, तुम लोगों ने पार्टिसिपेशन इंप्रूव कर लिया, बढ़िया। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, हो सकता है सभी गलत हो जाए। टू सब्सटेंसेस ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ρ1 and ρ2 आर मिक्स्ड इन इक्वल वॉल्यूम्स एंड रिलेटिव डेंसिटीज ऑफ द मिक्सचर इज 4। इक्वल वॉल्यूम में जब मिल रहा था तो डेंसिटी के बारे में हम क्या कह रहे थे, रो इज इक्वल टू एवरेज ऑफ द टू। लेकिन ये बात थी मास डेंसिटीज की, तो ये बोल रहा है रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी की अगर बात करें तो कैसे करेंगे, तो हम कैसे करेंगे, ओके। तो रिलेटिव डेंसिटीज के टर्म्स में Numerical भी आई value थिंक सर हम same लोग topic सेम है। फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, Yes, sir. क्योंकि अगर मैं Numerical 1000 value- से दोनों साइड डिवाइड कर दूं तो कुछ फर्क आएगा नहीं इस फॉर्मूला में। Yes, sir. तो हम सेम No, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं फॉर रिलेटिव डेंसिटीज। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा वैल्यूज रखेंगे एंड बस ये ध्यान रखेंगे कि ये वैल्यू रिलेटिव डेंसिटीज की है। व्हेन तो क्या बोल रहा है, टू सब्सटेंसेस मिक्स्ड इन इक्वल वॉल्यूम, रिलेटिव डेंसिटी इज 4। तो ये वैल्यू जो आई ये 4 के बराबर है। व्हेन दे आर मिक्स्ड इन इक्वल मासेस में अगर होते तो फिर वो वैल्यू 3 आती। 3 इज इक्वल टू 2 इंटू ρ1 ρ2 बाय ρ1 प्लस ρ2, और दूसरी इक्वेशन है ρ1 प्लस ρ2 बाय 2 इज इक्वल टू 4। अब दो अननोन, दो इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ ρ1 एंड ρ2 आर। तो रिलेटिव डेंसिटीज ही है, बस ये टर्म खाली दिक्कत कर रहा है, अदरवाइज वी कैन ट्रीट इट एज डेंसिटी, कोई दिक्कत नहीं। तो दो इक्वेशन और दो अननोन, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, फर्स्ट इक्वेशन से वी विल फाइंड आउट ρ1 प्लस ρ2 की वैल्यू, पहली इक्वेशन से। तो क्या है ρ1 ρ2, 8। तो इससे हम लिख सकते हैं 8 आ जाएगा। ρ1 ρ2 इज इक्वल टू 24। ठीक है, ये लिख दिया, यानी कि ρ1 इंटू ρ2 इज इक्वल टू 12। अब क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन 1 में इधर से ρ1 की वैल्यू रख देंगे। इक्वेशन 1 में ρ1 की वैल्यू रख देंगे। तो इक्वेशन 1 में जब मैं ρ1 की वैल्यू रखूंगा तो वो क्या आएगा बेटा, 12 बाय, सही कर रहा हूँ ना, 12 बाय ρ2 प्लस ρ2 इज इक्वल टू 8। अब इधर से ρ2 फाइंड आउट करूंगा, तो ρ2 अगर मैं यहाँ से फाइंड आउट कर रहा हूँ तो मेरा ρ2 आ रहा है 2। ठीक है, अब मैं इसको फाइंड आउट नहीं करूंगा, मैं सीधा ऑप्शंस पे जाऊंगा। ऑप्शंस पे जाके देखता हूँ कि यार 2 अगर इसमें रख दे रहा हूँ तो ठीक है। अगर यहाँ 2 आ जाता है ρ2, तो क्या मेरा ये वाला इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है 6 पे, 6 प्लस 2 बाई 2 ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो मेरा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बट यहाँ एक खतरा है, नन ऑफ दीज वाला भी है ना। अगर नन ऑफ दीज ना हो तो वी कैन बी वेरी मच श्योर, अगर नहीं है, अगर है तब भी ये प्रोमिसिंग लग रहा है। तो ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ऑप्शन ए ही करेक्ट है इसका। अब किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो बताओ, नहीं तो मैक्सिमम बच्चों ने आंसर तो सही किया है, तो आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोग सही चल रहे हो। अभी हमारे वोट 28 हो चुके हैं और 22 बच्चों ने सही आंसर दिया है। तो एक बार सभी के लिए तालियां बजा दो, मैं भी तुम्हारे लिए आतिशबाजियां कर देता हूँ। देख लो, दिल विल भी भेज देते हैं, भेज देते दिल विल भी, देखो। चलो शाबाश, अब चलते हैं आगे। तो बात करेंगे बेटा अगली चीज जिसको बोलेंगे प्रेशर। अब हम डेंसिटी समझ चुके, तो स्टार्टिंग कहाँ से किया था, वी स्टार्टेड विद द कंसेप्ट ऑफ फ्लूइड, है ना।
उससे पहले स्टार्ट कहाँ से किया था, रिजिड बॉडी, मैकेनिक्स में रिजिड बॉडी से खेल रहे थे, फिर हमने बात करी सॉलिड्स की। अब सॉलिड से फिर डिफरेंशिएट किया कि फ्लूइड ऐसे होंगे जहां पे अगर आपने शियर फोर्स लगा दिया विदाउट इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ शियर फोर्स देयर विल बी अ कंटिन्यूअस शियर इन द फ्लूइड्स, कंटिन्यूअसली शियर मिलता ही रहेगा, मिलता रहेगा, फ्लूइड बहता ही सर। चला जाएगा विदाउट इवन इंक्रीजिंग द शियर वैल्यू की, शियर फोर्स की वैल्यू। क्या, थोड़ा जोर से बोलो बेटा एक बार। पीयूष, अरे कैसा हो सकता है, आवाज नहीं आ रही बेटा। कमेंट बॉक्स में पूछ लो, ठीक है। अब बात करेंगे प्रेशर की, ठीक है। The force applied perpendicular to the surface of an object per unit area over which that force is distributed. तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। तो मोटे मोटे टर्म्स में बात करें, इन द वेरी लूज टर्म्स, तो हम बोल देंगे कि फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। लेकिन प्रेशर की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो ये होती है, और ये भी नहीं होती है। प्रेशर की एक्चुअल वैल्यू होती है pressure is equal to limit A tends to 0 F by A, ठीक है। यही था DA, है ना। DA का मतलब भी क्या होता है कि वेरी स्मॉल एलिमेंटल एरिया। तो ये वाली बात और ये वाली बात सेम है। परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय एलिमेंटल एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर एट दैट पर्टिकुलर एरिया। उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर क्या प्रेशर होगा वही कहलाएगा क्या, परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब जैसे क्या होगा बेटा, मान लो एक एलिमेंटल एरिया मैं ड्रॉ कर देता हूँ। एलिमेंटल एरिया मतलब क्या, ये एक बड़ा टुकड़ा था एरियल सरफेस, इसके ऊपर एक छोटू सा एलिमेंटल एरिया, छोटू सा एलिमेंटल एरिया क्या, DA, ठीक। अब इस DA के ऊपर मैं क्या करूंगा, इस DA के ऊपर आई विल अप्लाई सम फोर्स, ये फोर्स अप्लाई होगा। और ये फोर्स जो अप्लाइड है, इस फोर्स, ये फोर्स क्या होना चाहिए, इट शुड बी अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन दिस एलिमेंटल एरिया। तभी आप बोल सकते हो कि एट दिस रेड कलर वाला एरिया, इस लाल कलर के एरिया के ऊपर अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो दैट प्रेशर विल बी F perpendicular divided by the magnitude of this elemental area, ठीक है। तो यही कहलाएगा प्रेशर एट दिस वेरी एलिमेंटल, इस केवल इस एरिया की बात करेंगे, केवल और केवल इस एरिया की बात हम लोग करेंगे। ये वाला रेड कलर वाला एरिया, सिर्फ इस एरिया में प्रेशर डिफाइंड। अब क्या होगा, ऐसे ऐसे छोटू छोटू बहुत सारे एलिमेंटल एरियाज होंगे इस बड़े वाले एरिया में, ठीक बात है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हर एक पॉइंट पे अलग अलग प्रेशर होगा भाई, ऐसे छोटू छोटू एरियाज होंगे। यस हर सर। एक छोटू छोटू एरिया पे आप इंडिपेंडेंटली फोर्स और एरिया कैलकुलेट करोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रेशर इज डिफाइंड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट या फिर एट ए पर्टिकुलर एलिमेंटल एरिया। तो इसलिए हम प्रेशर के लिए बोलते हैं कि जब हम डेफिनेशन लिखते हैं, कुछ बच्चों को ये तो समझ आएगा कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ये तो बात समझ आएगी क्योंकि हमने रटा ली। बट कुछ बच्चों को ये चीज समझ नहीं आएगी कि ये क्या लिख दिया जी, ये क्यों लिखा DF परपेंडिकुलर बाय DA। तो इसी चीज को मैंने समझाने के लिए आपको ये ड्रॉ कर रहा है कि बड़े सा, ये येलो कलर का बड़ा सा एरिया है, उसमें एक छोटू सा एरिया होगा, उस छोटू से एरिया पे परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा और वहां पे डिफाइंड है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट F परपेंडिकुलर बाय DA। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एरियाज होंगे, उन सब की वैल्यूज होगी। और जब आप पूरे के पूरे सरफेस के लिए लिख रहे होगे तो उस टाइम पे व्हेन यू विल बी डिफाइनिंग द एरिया, तो उसका आप एवरेज आउट वैल्यू ले लोगे, एक एवरेज कर लोगे, एंड दैट विल बी द प्रेशर अप्लाइड ऑन दैट बिगर एरिया, ठीक। तो अब प्रेशर क्या है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो इसका SI यूनिट जाहिर सी बात है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होगा। न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स, मीटर स्क्वायर इज द SI यूनिट ऑफ एरिया। डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो बेटा क्या होगा, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, MLT minus 2 और MLT एरिया minus L square। MLT to the power minus 2।
ठीक है, तो इसका मतलब L-2 लिख दूं नीचे लिखने की बजाय, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स ML का minus जो 1 T minus 2. ML-1 T-2 is the dimensional formula of force. These are the dimensions of pressure, sorry, ये प्रेशर के डायमेंशंस होंगे। यही डायमेंशंस किसे थे? स्ट्रेस के थे। स्ट्रेस पढ़ रहे थे ना सॉलिड्स में, तो वो भी तो प्रेशर के एनालोगस था, तो डेट वाज आल्सो फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखो, लेकिन प्रेशर बाहर से लगाया गया है और स्ट्रेस अंदर डेवलप हुआ था सॉलिड के, बस ये डिफरेंस है। अब बात करते हैं, प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ फाइनाइट प्लेन सरफेस। अब ये फाइनाइट प्लेन सरफेस, पहले हम एलिमेंटल की बात कर रहे थे, छोटू सा है ना रेड कलर का, ये एलिमेंटल है, और ये येलो कलर का है, ये फाइनाइट है। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं? फिर वी कैन राइट कि उस बड़े वाले फाइनाइट एरिया कैपिटल ए पे, अगर इसकी बात करें ना, इस येलो वाले की, तो इसका एरिया ए बोल देंगे, कैपिटल ए। इस कैपिटल ए के ऊपर अगर फोर्स लग रहा है तो दैट परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज कॉल्ड एज द प्रेशर ओवर दिस फाइनाइट प्लेन सरफेस। तो हमने प्रेशर को डिफाइन किया एज एन एलिमेंटल वैल्यू, फिर हमने उसको एक्सट्रापोलेट कर दिया ऑन दिस बिगर कैपिटल एरिया ए, और फिर अब हम पहुंच गए कहां तक? इसकी डेफिनेशन, इसके डायमेंशनल फॉर्मूला और इसके एसआई यूनिट तक। अब इन सब में किसी को डाउट है किसी पॉइंट ऑफ पे तो पूछ लीजिए, ठीक है। सर मेरा एक डाउट है सर। हाँ जी, सर ऐसे तो मास डेंसिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं ना, डीएम एक सेकंड रुको यार, इनको तो कोई भोग लेने देते हैं, पहले रुको। आ रही है तुम्हें आवाज? Yes sir. नो सर। बताओ, गेट बंद करके आता हूँ। इनकी क्या मीटिंग हो रही है भाई इस समय? चलो, कुत्तों की शिखर वार्ता के बीच में हमारी क्लास में विघ्न आ गया है ना। उन लोगों की बड़ी अर्जेंट मीटिंग थी, बहुत तेज तेज भूख रहे थे यार कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, देख लेंगे तुम्हें, ये सब चल रहा होगा। कोई नहीं, चलो हाँ जी, पूछो अब। सर मैं पूछ रहा था, जैसे डिफरेंशिएट करके मतलब बहुत छोटे पार्ट के लिए प्रेशर देखा, वैसे ही सर मास डेंसिटी को भी तो देख सकते हैं, डीएम बाई डीवी। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। जब हम चैप्टर पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास, है ना, तो वहां पे अगर होमोजीनियस नहीं है मटेरियल, हेट्रोजीनियस मटेरियल, तो बिल्कुल होगा, अलग अलग एलिमेंट के अंदर अलग अलग डेंसिटी होगी, उसका एग्रीगेट लेंगे तो आपका सेंटर ऑफ मास इधर उधर तो सर होता वो तो है। फंक्शन होगा सर। बिल्कुल, इट विल बी अ फंक्शन ऑफ द एक्स एंड वाई। एक्स के साथ वेरी करेगा, वाई के साथ भी वेरी करेगा, दैट विल बी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, चलो अब बात करेंगे प्रेशर की। ठीक है जी, एक तो राइट साइड में आपको चित्र दिखाई दे रहा है, कुछ समझे इससे? क्या है ये? एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। जैसा हमने यहाँ बनाया ना छोटा सा छोटू सा, ये वही एलिमेंट, ये रेड कलर का एलिमेंट बड़ा होके इधर आ गया। अब बोल रहा है अब बात करो, अब बोलो। तो अब हम बोलेंगे क्या? एक वेसल ड्रॉ किया, एक ऐसे वेसल ड्रॉ किया, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, ये मान लो तुम, ठीक है। उसमें मैंने क्या किया कि मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ऐसे लिया, उस पूरे वॉल्यूम का एक छोटा सा एलिमेंट, ठीक है। केवल इसका 2D प्रोजेक्शन देखेंगे क्योंकि 3 डायमेंशनल में हमारा ज्यादा अभी इसमें वेरिएशन आएंगे नहीं, तो हम 2D देख रहे हैं, ठीक है। इस एलिमेंट को ही उठा के राइट साइड में रखा है, ये एलिमेंट ही रखा है, इस पे लगने वाले फोर्सेस को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है बेटा। वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन को पहले डिफाइन कर लिया जाए। दिस इज एक्स, वर्टिकली डायरेक्शन इज वाई डायरेक्शन, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि डायमेंशन ऑफ दिस एलिमेंट इज डी वाई, क्योंकि एलिमेंट है तो डिफरेंशियल वैल्यूज लेंगे, तो इसकी हाइट कितनी है? डी वाई। अब इस डी वाई एलिमेंट का, क्योंकि ये कि वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट है ना, इसको ये नहीं बोलना कि ये पानी के अंदर रखा है, तो इसका 3 डायमेंशनल भी होगा, बट 3D में इसका वेरिएशन नहीं आ रहा, इसलिए हम उसको छोड़ रहे हैं अभी के लिए। तो ये भूल जाएंगे कि वेरिएशन नहीं आ रहा, बट इसका कुछ खुद का वेट होगा, तो वो वेट क्या करेगा? इस पे डाउनवर्ड एक्ट कर होगा। इसका एफबीडी बना रहे हैं इस एलिमेंट का, ताकि हम प्रेशर की वैल्यू निकाल सके विद द, इसकी सेंटर ऑफ मास पे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है वेट, प्रेशर की वैल्यू निकालनी, ठीक है। कुछ इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन से प्रेशर लग रहा होगा P,
नीचे का फ्लूइड इस पे कुछ प्रेशर लगा रहा होगा P, क्योंकि इसका एक एरिया है ना, देखो एरिया को हाईलाइट करते हैं, जिस एरिया पे प्रेशर P लग रहा होगा, ये वाला एरिया। इस वाले एरिया पे नीचे से एक प्रेशर P लग रहा है, उसको ब्लू से बना लेते हैं ऐसे, P। अब dy वैल्यू के अंदर कुछ ऊपर जाओगे तो ऊपर जब गए तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर मान लो dp के बराबर बढ़ गया, ये लग रहा है किस पे, इस वाले एरिया पे, ऊपर वाले इस एरिया के ऊपर एक प्रेशर लग रहा है ऐसे डाउनवर्ड। इसको बोल दिया कि नीचे वाला प्रेशर प्लस सम वेरिएशन dp, कुछ नीचे वाला उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आ गया dp। अब इसी एलिमेंट को मैंने एक्सट्रापोलेट करके इधर ड्रॉ कर लिया है, इसको इधर ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब मैं लिखूंगा कि dp की वैल्यू क्या है, इस फ्री बॉडी डायग्राम से मैं dp की वैल्यू लिख दूंगा, फ्री बॉडी डायग्राम से dp की वैल्यू लिख दूंगा। w इज द वेट ऑफ दिस एलिमेंट, तो वेट क्या होगा बेटा, मास इनटू ग्रेविटी mg। मास को आई कैन राइट इट एज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी रो। हाँ जी बोलो। Yes, sir. वेट को लिखते हैं W इज इक्वल टू मास इंटू जी, ठीक है बेटा। मास कैन बी रिटर्न एज रो इंटू वी, क्यों, रो की डेफिनेशन क्या थी, m/v, MIV. रो भी लिख देंगे, रो वी, ठीक है बेटा, और रो वी जी। अब वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंट, वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस एरिया, देखो इसमें इस वाले पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये ब्लू कलर का एरिया इंटू dy अगर मैं कर दूं, भाई ये क्यूब है ना, तो ये ब्लू वाला तो थ्रू आउट सेम रहेगा, तो दिस ब्लू वाला एरिया a इंटू dy लिख दूंगा, तो वॉल्यूम को रिप्लेस कर सकता हूं ना इक्वेशन में, तो रो इंटू a इंटू dy इंटू जी, वॉल्यूम को एरिया इंटू dy लिखते हैं, a इंटू dy, दिस इज एरिया a, तो ये एरिया थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, इंटू dy कर दिया तो आपका ये क्यूबिकल एलिमेंट का या क्यूबॉइडल एलिमेंट का आपको टोटल वॉल्यूम मिल गया। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू मास, और उसको g से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको w मिल गया। अब फ्री बॉडी डायग्राम से आपको क्या मिलता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को मैं अगर बैलेंस कर दूं तो आई कैन इजीली राइट इट एज p प्लस dp प्लस w इज इक्वल टू p, ठीक है बेटा। अब p दोनों साइड से उड़ा देता हूं तो आई कैन राइट इट एज dp इज इक्वल टू माइनस ऑफ w, और w की वैल्यू यहां से इधर फिट कर देता हूं, यानी कि चेंज इन प्रेशर विल बी माइनस ऑफ रो a dy इंटू जी, ठीक है। दिस इज चेंज, सॉरी दिस इज फोर्स, क्या लिख रहा हूं यार, P इंटू एरिया, एरिया ये P प्लस dp इज प्रेशर एंड W इज फोर्स, तो बेटा ये कुछ कर, इसमें रुको एक स्टेप और आएगा, फ्लो में ना मजे में मैं भूल गया उसको, फोर्स बैलेंस करना है हमने, प्रेशर और वी कैन नॉट राइट टू डायमेंशंस, अलग अलग डायमेंशंस को इक्वेट नहीं कर सकते। डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या बोलता था, ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वल साइन वी शुड हैव सेम डायमेंशंस ना, है, तो प्रेशर को हम एरिया से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, P प्लस dp प्लस W फोर्स है और ये प्रेशर था, तो प्रेशर इंटू एरिया करेंगे तो फोर्स आएगा, ठीक है। दिस शुड बी इक्वल टू एरिया इंटू नीचे वाला प्रेशर P, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो AP प्लस A इंटू DP प्लस W इज इक्वल टू AP। अब AP कट जाएगा, अब इजिली काट सकते हैं। नाउ वी कैन राइट इट एज कि A इंटू DP इज इक्वल टू माइनस ऑफ W, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, A इंटू DP इज इक्वल टू माइनस ऑफ रो A G dy। अब एरिया A काट लो दोनों साइड से, तो आपको वेरिएशन इन प्रेशर विद हाइट मिल गया, ये क्या हुआ, माइनस रो G dy। तो जैसे हाइट चेंज होगी dy, वैसे प्रेशर में चेंज क्या आएगा, dp। dp इज द चेंज इन प्रेशर एज यू इंक्रीज फ्रॉम हाइट h1, मान लो ये हाइट h1 थी, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, दिस इज डेटम h इज इक्वल टू 0,
अब इससे किसी हाइट h के ऊपर मुझे वैल्यू पता थी प्रेशर की जो कि P है, फिर मैंने थोड़ा सा ऊपर गया, चेंज इन हाइट अचीव किया dy, तो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या है P प्लस dP, और इधर क्या थी P। तो आपको जो डेरिवेशन मिला वो ये मिला कि जैसे आप हाइट इंक्रीज करते हो बाय सम एलिमेंटल वैल्यू dy, तो चेंज इन प्रेशर विल बी dP, और उसकी वैल्यू क्या है माइनस रो जी dy। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप इंक्रीज करते हो हाइट को dy से, तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। नेगेटिव साइन का मतलब कि देयर विल बी अ डिप इन द प्रेशर। किसी फ्लूइड में, किसी भी जहां भी फ्लूइड भरा हुआ है वहां पे आप ऑब्जर्वेशंस कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि देयर विल बी डिप इन प्रेशर माइनस रो जी डी बाई। और अगर इसी को आप चेंज इन प्रेशर की खाली बात करते हो और वो भी फाइनाइट टर्म्स में, फाइनाइट चेंज इन प्रेशर, तो केवल चेंज की बात कर रहे हो तो दैट विल बी रो जी एच। जितना आपने हाइट में इंक्रीमेंट किया वही कहलाएगा। अब इसको डेल्टा एच भी लिख सकते हैं ना, रो जी एच की जगह डेल्टा एच भी लिख सकते हो। जितना हाइट में चेंज उसका रो जी टाइम्स विल बी चेंज इन प्रेशर। ठीक है, तो ये आपका क्या है, वेरिएशन इन प्रेशर विद हाइट। अब आप इस रिलेशन को देखो, डेल्टा पी इज इक्वल टू रो जी एच। ठीक, या फिर ऐसे देख लो कि dp इज इक्वल टू माइनस रो जी dy। इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज करो और गिव मी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, चैट बॉक्स में नहीं करना है, पोल में ही करना है, और वी विल ट्राई टू इम्प्रूव अवर क्लास पार्टिसिपेशन अगेन। हमारा वही उद्देश्य रहेगा कि मैक्सिमम बच्चे आंसर करेंगे और सही आंसर करेंगे, और सब लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। यही हमारा जीवन पर्यंत संघर्ष रहेगा, यही हमारा है। चलो, प्रेशर का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू हाइट। द करेक्ट वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ एच इज, डेप्थ बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो देखो रे, देयर विल बी, जो सी ऑप्शन दे रहे हैं ना वो लोग तो गुस्सा आ रहा है मेरे को। वेरिएशन तो होगा यार, तो सी में तो कांस्टेंट प्रेशर है, हाइट के साथ प्रेशर वेरी नहीं कर रहा। और यहाँ पे करेक्ट वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ एच ये पूछ रहा है, रो जी एच रो जी डी बाय। तो इक्वेशन में देखो केवल एक चीज वेरिएबल रखनी है, हाइट के साथ वेरिएशन पूछ रहा है। उसके बाद देखो दूसरी चीजें कांस्टेंट है कि वेरिएबल है कि क्या है। अज्यूमिंग द लिक्विड टू बी इनकम्प्रेसिबल, ये हिडन है, कोई ज्यादा ज्ञानी हम में है तो उसके लिए बोल रहा हूँ। अज्यूमिंग द लिक्विड टू बी इनकम्प्रेसिबल, गिव मी द वेरिएशन ऑफ द प्रेशर विद हाइट। लिक्विड रो इज नॉट अ फंक्शन ऑफ हाइट, ठीक है, g इज कांस्टेंट, रो इज कांस्टेंट, तो हाइट के साथ प्रेशर का वेरिएशन क्या आएगा, ए बी सी डी में से आंसर करेंगे। अभी मेजोरिटी इज विद द करेक्ट आंसर, अभी जो जितने बच्चों ने वोट किया है उसमें मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट हैव आंसर्ड इट करेक्टली। लेकिन जो गलत आंसर कर रहे हैं वो थोड़ा सोचो। टोटल वोट सो फार हैव बीन 13 एंड वी वांट टू इम्प्रूव इट। पिछला हमारा क्या था, 26, 27 से ज्यादा वोट चाहिए हमें। कुछ ज्ञानी लोग हमें छोड़ के जा चुके हैं, उन लोगों के लिए बहुत सांत्वना, सद्भावना, सुविचार, संघर्ष, संकल्प, सब साथ साथ से जितनी भी शुभकामनाएं हैं सब हम लोग उनके लिए रख लेंगे, और केवल अपने लिए क्या रखेंगे, समर्पण और संघर्ष, डेडिकेशन एंड, सॉरी डेडिकेशन नहीं होता, समर्पण होता है डिवोशन। डिवोशन एंड संघर्ष मतलब वैसे स्ट्रगल होता है बट इट्स अ नेगेटिव वर्ड, है ना। तो हार्ड वर्क एंड डिवोशन, हम अपने लिए जो बच्चे टिके हुए हैं उनके लिए हार्ड वर्क एंड डिवोशन रखेंगे, बाकी सब सद्भावना, संकल्प, संघर्ष सब चेप देंगे। जो चले गए ना ज्ञानी लोग उनके लिए। हाँ जी दीपक। सर मेरे पास एक डाउट होगा। हाँ डाउट पूछो।
सर हमने ये रो जी एच का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के चैप्टर में लास्ट में, कि जिसको इक्वल कर दिया था इलास्टिक लिमिट ऑफ टिपिकल रॉक्स के। सर मैं आज पढ़ रहा था ये चैप्टर, तो मैंने एनसीईआरटी में देखा कि रो जी एच फॉर्मूला यूज किया गया, तो उसमें डाउट था, मेरे को उसमें वो क्लियर करना था डाउट। आप मेरे को क्वेश्चन देखो, सॉलिड के टर्म्स में हम जनरली इस फॉर्मूला को यूज नहीं करते, बट ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है ना। रो जी एच कैन बी, प्रेशर का मतलब क्या हुआ, अगर इसको आप एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो आप वेट भी निकाल सकते हो किसी सॉलिड का ना। भाई डेंसिटी सॉलिड के लिए डिफाइन होती है, जी सबके ऊपर लगता है, हाइट के हिसाब से यू कैन फाइंड आउट वेट ऑफ द सॉलिड। बट वो पर्टिकुलर उसी कंटेक्स्ट में बताऊंगा, आप मेरे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजना, आई विल टेल यू देयर। सर मैं अभी स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा सकता हूँ। हाँ, आफ्टर द क्लास, अभी ये कर लेते हैं फिर करेंगे। ओके। तो 22 वोट मिले हैं, है ना, एक ज्ञानी जी और छोड़ गए हमें, कोई बात नहीं। तो सो फार वी आर 34, और कुछ बच्चों को अब अति शीघ्रता से कुछ कार्य कर निपटाने होंगे, तो शायद जा रहे हैं, ठीक है, या उनको लग रहा होगा अरे रोज ये चाहिए होगा तो क्या है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, है ना, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्यों? क्योंकि देखो यार, जब y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x डिफाइन करते हैं, तो ये इसमें एक स्ट्रेट लाइन वेरिएशन होता है ना। स्ट्रेट लाइन वेरिएशन क्या होता है? विदाउट एनी इंटरसेप्ट, y इज इक्वल टू mx, दिस m इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द कर्व। अब ये m क्या रहता है? कांस्टेंट रहेगा। अगर ये m कांस्टेंट रहेगा तो आपको स्ट्रेट लाइन वेरिएशन मिलेगा। तो आप देखो, प्रेशर इज सम फंक्शन ऑफ हाइट h, और वो क्या है? प्रेशर इज दैट फंक्शन इज रो जी इंटू h, और ये रो जी क्या है? दिस इज कांस्टेंट एंड दिस इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द कर्व, ठीक है। तो प्रेशर इज स्लोप ऑफ द कर्व, ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब यू विल फाइंड इट एज अ स्ट्रेट लाइन वेरिएशन। ये वेरिएशन मिलेगा। और यहाँ क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है। यहाँ क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है। ये तो कोई वेरिएशन ही नहीं है इधर, ये क्या है? कुछ नहीं है। और ये स्ट्रेट भी नहीं है। अगर ये स्ट्रेट रहा होता तो भी मैं मान लेता, बट ये स्ट्रेट लाइन वेरिएशन नहीं है। दिस इज द स्ट्रेट लाइन वेरिएशन, और ये नो वेरिएशन, देयर इज नो वेरिएशन इन द प्रेशर विद हाइट। ये लीनियर वेरिएशन है नहीं, तो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और अभी 23 वोट्स हुए, आपको स्टैट्स भी बता देता हूँ। आउट ऑफ 23 वोट्स 14 स्टूडेंट हैव आंसर्ड इट करेक्टली, और बाकी 5, 1 और 3 ये बी, सी और डी के साथ है, ठीक है। तो अभी मेजोरिटी सही है, बट इस कंसेप्ट को आप पढ़ना, है ना। अभी आज की क्लास हम यही कंक्लूड कर देंगे। प्रेशर के बारे में 1-2 चीजें और बताऊंगा, फिर एक क्वेश्चन कराएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो प्रेशर है ना, उसके बहुत सारे डेटम, अलग अलग डेटम के हिसाब से वी डिफाइन प्रेशर इन डिफरेंट टर्म्स, ये पढ़ाएंगे। ओके, फिर डायरेक्शन ऑफ प्रेशर देखेंगे, एंड देन वी विल कंक्लूड अवर टुडेज क्लास बाद में। अभी यही कंक्लूड कर देते हैं। इसके बाद अगले क्लास में देखेंगे पास्कल्स लॉ के बारे में, हाइड्रोलिक लिफ्ट का कंसेप्ट क्या होता है बेस्ड अपॉन पास्कल्स लॉ। फिर बैरोमीटर पढ़ेंगे, एन इक्विपमेंट, ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और मैनोमीटर पढ़ेंगे, डिफरेंशियल प्रेशर अगर मेजर करना है दो अलग अलग पॉइंट के बीच में, देयर इज सम डिफरेंस इन प्रेशर, तो हम मैनोमीटर्स यूज करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। द कंप्लीट कंसेप्ट इज बेस्ड अपॉन दिस फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। ये रट लो, खून में मिला लो, इसी पे सब बेस्ड है, और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में बेस्ड है, ठीक है। तो अभी के लिए हम यही आपको छोड़ देते हैं, और सर वो DY वाला यूज नहीं होगा? इनका डाउट था वो स्क्रीन शेयर कर। सर बाकी लीव कर